एक लड़की जो अपने कैरियर के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाती है, एक कैब जो उसे एयरपोर्ट छोड़ने वाली थी और एक सुबह जहां से उसकी जिंदगी वापस नहीं लौटी। आज के खूनी किस्सा में मैं आशुतोष आपको सुनाने वाला हूं बेंगलुरु का वो केस जहां सच्चाई सामने आई तो पुलिस भी सन्न रह गई, क्योंकि इस मर्डर में सबसे खतरनाक चीज थी कातिल का बिल्कुल अनजान होना। आज की ये कहानी ऐसी है जो हर कदम पर आपको चौंकाती चलेगी। जिस दिशा में आप सोच रहे होंगे आखिर में मामला उससे बिल्कुल अलग निकलेगा। बात है 31 जुलाई 2019 की। जगह बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आमतौर पर केआईए कहा जाता है। इस एयरपोर्ट का एक बैक साइड इलाका है जो काफी सुनसान रहता है। लोकल लोग अक्सर ट्रैफिक से बचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ कम होती है। उसी दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी एक महिला की लाश पर पड़ी। महिला के सिर पूरी तरह से कुचला हुआ था, इतना कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। आसपास खून फैला हुआ था। ये देखकर वो आदमी घबरा गया और तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना कर दी। एयरपोर्ट पुलिस की टीम बिना किसी देर किए मौके पर पहुंची। जब घटनास्थल की जांच की गई तो पता चला कि महिला के सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर कई जगह चाकू से घाव के निशान थे, यानी पहले किसी वजनदार चीज से सिर कुचला गया और फिर चाकू से वार किया गया। ये बात पुलिस को अजीब लगी। अब पुलिस ने लाश को ध्यान से देखा। महिला ने टी शर्ट, जींस और सैंडल पहन रखे थे। हाथ में टाइटन कंपनी की घड़ी थी, लेकिन न तो उसके पास पर्स था, न मोबाइल, न ही कोई ऐसा दस्तावेज जिससे उसकी पहचान हो सके। बेंगलुरु पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि मरने वाली महिला आखिर कौन है। क्योंकि लाश एयरपोर्ट के पास मिली थी तो एक अंदाजा ये था कि शायद वो फ्लाइट पकड़ने जा रही हो। दूसरा शक ये था कि बैक साइड का रास्ता लोकल लोग इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि वो सिर्फ ट्रैफिक से बचने के लिए उधर से गुजर रही हो। महिला के पहनावे और हुलिये से ये अंदाजा लगाया गया कि वो या तो नॉर्थ इंडिया की हो सकती है या साउथ इंडिया की, लेकिन पुख्ता सबूत कुछ भी नहीं था। चेहरा पहचान में नहीं था, नाम नहीं था, और जब तक पहचान ना हो कातिल तक पहुंचने की बात तो दूर की थी। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने 20 लोगों की स्पेशल टीम बनाई। 2-2 लोगों की टीम बनाकर कुल 10 टीमें तैयार की गईं। इन टीमों को 4 अलग अलग जिम्मेदारियां दी गईं। पहले का काम ये था कि महिला ने जो जीन्स पहन रखी थी वो देखने में महंगे ब्रांड की लग रही थी, उस पर कंपनी का लेबल लगा था। एक टीम को लगाया गया कि पता करें कि जीन्स किस कंपनी की है, कहां कहां बिकती है, और अगर संभव हो तो ये भी पता लगाएं कि इसे कहां से खरीदा गया है। दूसरी टीम को महिला के टाइटन घड़ी पर लगाया गया। वो एक खास मॉडल की घड़ी थी। उस टीम को निर्देश दिए गए कि पता करें कि ये घड़ी कब खरीदी गई थी, कहां से खरीदी गई थी और किसके नाम पर खरीदी गई थी। तीसरी टीम को उस इलाके के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच करने को सौंपा गया, ताकि ये पता चल सके कि महिला वहां तक कैसे पहुंची थी, किसी गाड़ी में लाई गई थी या खुद पैदल चलकर आई थी। चौथी टीम को सबसे बड़ा टास्क दिया गया। पहले बेंगलुरु, फिर पूरे कर्नाटक, फिर आसपास के राज्यों में, और अगर जरूरत पड़े तो पूरे भारत में ये पता लगाया जाए कि कहीं किसी महिला की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है जो इस हुलिये से मेल खाती हो। अब पुलिस ने काम शुरू किया। सबसे पहले जीन्स की जांच की गई। पता चला कि एक ब्रांडेड जीन्स थी जिसका लेबल ये बताता था कि ये दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेची जाती है। जीन्स देखने में ये भी अंदाजा लगाया गया कि ये नई है। साल 2019 की शुरुआत से जुलाई के बीच इस अवधि में करीब 14,000 ऐसी जीन्स इन 3 राज्यों में बेची गई थी। अब पुलिस थोड़ी उलझन में पड़ गई। महिला कर्नाटक की भी हो सकती थी, महाराष्ट्र की भी और दिल्ली की भी। 14,000 का आंकड़ा बहुत बड़ा था। फिर पुलिस ने जींस का साइज चेक किया। जांच में सामने आया कि उन 14,000 जींस में से सिर्फ 800 ऐसी जींस थी जो उस साइज की थी। ये 800 जींस भी दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बिकी थी। अब नंबर 14,000 से घटकर 800 पर आ गया। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और बकायदा सभी 800 लोगों को मैसेज भेजा गया कि हाल ही में आपने इस ब्रांड और इस साइज की जींस खरीदी है। अब जींस और घड़ी दोनों तरफ से जवाब आने शुरू हो गए थे। कुछ लोगों ने रिप्लाई किया, कुछ ने बिल्कुल नहीं किया। कई नंबर ऐसे थे जिन पर फोन किया गया तो मोबाइल बंद मिला, कई स्विच ऑफ थे, कई नेटवर्क से बाहर थे। फिर भी जींस वाली जांच लगातार चलती रही। दूसरी तरफ टाइटन वॉच वाली टीम भी अपनी पूरी ताकत लगा चुकी थी। घड़ी का जो मॉडल था उसकी डिटेल्स निकालने पर पता चला कि पिछले 1 साल में उस मॉडल की करीब 1400 घड़ियां बिकी थी। ये घड़ियां देश के अलग अलग शहरों में टाइटन शोरूम में बेची गई थी।
अब जैसे जींस की खरीदारी की लिस्ट बनाई गई थी, वैसे ही इन 1400 घड़ी खरीदने वालों के नंबर इकट्ठा किए गए। पुलिस ने एक एक करके कॉल करना शुरू किया, ग्रुप बनाए गए और सभी को मैसेज भेजे गए कि आपने ये घड़ी खरीदी है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो। यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई। बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया, कई के फोन बंद मिले, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। इधर तीसरी टीम जो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, उसे भी खास सफलता नहीं मिल रही थी। एक जगह दूर एक कार जरूर कैमरे में दिखी, लेकिन बदकिस्मती से नंबर प्लेट साफ नजर नहीं आई। बिना नंबर के गाड़ी किसी काम की नहीं थी और उस सुराग से आगे कुछ नहीं बढ़ पाया। चौथी टीम की भी रिपोर्ट निराशाजनक थी। कर्नाटक में, आसपास के राज्यों में कहीं भी इस हुलिये की महिला की कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, पुलिस के सामने एक एक करके रास्ता बंद होता जा रहा था। मीडिया में इस केस की चर्चा तेज हो चुकी थी। बेंगलुरु जैसे बड़े और आधुनिक शहर में एक महिला की इस तरह हत्या, लोग सवाल उठा रहे थे। शहर की सुरक्षा पर बहस हो रही थी, पुलिस पर भारी दबाव था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ रहा था। तभी पुलिस ने एक फैसला लिया, जब बाहर से कोई सुराग नहीं मिल रहा तो क्यों न एक बार फिर से बॉडी को ध्यान से देखा जाए। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, लाश मोर्चारी में रखी गई थी। कई बार पहली नजर में चीजें छूट जाती हैं। यही सोचकर सीनियर अफसर की भी एक टीम खुद मोर्चरी पहुंची। इस बार पूरी बारीकी से बॉडी की जांच की गई, कपड़े, घाव, हर एक निशान को देखा गया। तभी उनकी नजर एक टैटू पर पड़ी। ये टैटू हाथ या पैर पर नहीं, बल्कि गर्दन के नीचे बना हुआ था। उस टैटू में सिर्फ एक अक्षर था, एस। यहीं से पुलिस को एक नई उम्मीद मिली। अब उन्हें लगा कि मरने वाली महिला का नाम शायद एस से शुरू होता है। इसके बाद पूरी जांच को फिर से उसी एंगल से शुरू किया गया। जींस के 800 खरीदार और घड़ी के 1400 खरीदार को दोबारा से कांटेक्ट किया गया। इस बार सवाल साफ था, क्या ये जींस या घड़ी किसी ऐसी महिला के लिए खरीदी गई थी जिसका नाम एस से शुरू होता है? क्या आप उसकी डिटेल दे सकते हैं? अब आंकड़े तेजी से घटने लगे। घड़ी के मामले 1400 से सीधे 115 नाम ही रह गए। इतने ही लोग ऐसे थे जिन्होंने एस नाम से किसी के लिए एक घड़ी खरीदी थी। जींस के मामले की संख्या घटकर करीब 200 रह गई। अब पुलिस की पहुंच बहुत सीमित लोगों तक आ गई थी। इसके बाद पुलिस ने एक और एंगल सोचने की कोशिश की। चूंकि लाश एयरपोर्ट के पास मिली थी, उन्होंने 31 जुलाई को केम्पेगुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली और मिस होने वाली सभी फ्लाइट की जांच की। देखा गया कि क्या किसी एस नाम की महिला की फ्लाइट उस दिन छूटी थी। रिकॉर्ड खंगाले गए, टिकट बुकिंग चेक की गई, लेकिन वहां भी कोई सफलता नहीं मिली। जिन जिन एस नाम की महिलाओं की टिकट थी, वो सभी अपनी फ्लाइट्स लेकर जा चुकी थी। हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। दबाव लगातार बढ़ रहा था। पुलिस दिन रात जींस, घड़ियां, सीसीटीवी और एस नाम की महिलाओं की लिस्ट खंगाल रही थी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा था। मामला जुलाई का था, अब अगस्त हो चुका था। लाश मिलने के 7 दिन बीत चुके थे। तभी अचानक बेंगलुरु पुलिस के एक कांस्टेबल के पास एक फोन आया। उसने जो सुना वो चौंकाने वाला था। कांस्टेबल ने तुरंत अपने सीनियर अफसर को सूचना दी। कॉल करने वाले ने दावा किया कि जिस महिला की हत्या हुई है उसको उसके पति ने ही मारा है। दोनों के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। उसी पति ने हत्या की और फिर लाश को एयरपोर्ट के पास लेकर फेंक दिया। ये सुनकर बेंगलुरु पुलिस को गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई, क्योंकि पिछले 7 दिनों से उस शहर में भटक रहे थे और एक केस तो उनके थाने में पहले से ही दर्ज था, जिसकी भनक उन्हें आज तक नहीं लगी। लेकिन साथ ही उन्हें एक राहत भी मिली कि चलो, इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार केस खुल गया। पुलिस ने तय किया कि पहले उस पति को ढूंढा जाए। जब वे संबंधित पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां रिकॉर्ड देखकर सब कुछ साफ हो गया। वाकई 7 दिन पहले एक महिला की हत्या का मामला दर्ज था और आरोपी उसका पति ही था। वजह दोनों के बीच लगातार झगड़े और आपसी अनबन। पुलिस ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि केस सॉल्व हो चुका है। और एक बात और सामने आई, जिस शख्स ने हत्या की थी वो मूल रूप से कोलकाता का रहने वाला था, एक बंगाली। कांस्टेबल की दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो वो जल्द ही टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की। उसका कहना था कि उसकी पत्नी उससे लगातार लड़ती थी और किसी और के साथ उसके रिश्ते थे। इसके बाद पुलिस ने उसे कहा, अगर तुमने उसे मारा है तो हमें वो जगह दिखाओ जहां बॉडी फेंकी थी। आरोपी पुलिस को साथ लेकर चला। रास्ते में वो दिशा निर्देश देता रहा। शुरू में रास्ता उसी केम्पेगुंडा एयरपोर्ट की तरफ दिखा, लेकिन आधे रास्ते में ही उसने अचानक मोड़ बदल दिया। बोला, इधर चलिए। फिर कुछ आगे जाकर बोला, थोड़ा और। आखिरकार वो एक सुनसान इलाके में रुक गया और बोला, यही मैंने उसे मारा है। पुलिस को अजीब लगा, क्योंकि जिस बॉडी
पर पिछले 7 दिनों से वो काम कर रहे थे वो तो एयरपोर्ट के पीछे मिली थी। पुलिस ने उससे पूछा, अगर तुमने इसे यहीं मारा था तो बॉडी एयरपोर्ट पर कैसे पहुंची? जैसे जवाब दिया, नहीं साहब, मैंने बॉडी यहीं फेंकी थी। पुलिस और ज्यादा उलझ गई। अगर यहीं फेंकी थी तो बॉडी कहाँ है? वो बोला, मुझे ठीक से याद नहीं, अंधेरा था, लेकिन मैं ढूंढता हूँ। थोड़ी देर बाद वो पुलिस को झाड़ियों की तरफ ले गया। वहां झाड़ियों के बीच एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। उसने बिना हिचक कहा, यही मेरी पत्नी है जिसे मैंने मारा था। अब पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि एक लाश तो पहले से ही एयरपोर्ट के पीछे मिल चुकी थी और अब एक लाश और, यानी जिस केस को वो सुलझा हुआ मान चुके थे वो पूरी तरह उलट चुका था। आखिरकार आरोपी ने पूरी सच्चाई बताई। तब पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जिस केस को जल्दबाजी में जोड़ दिया था वो असल में एक अलग मर्डर केस था। अब सब कुछ फिर से खंगाला जाने लगा। 7 दिन निकल चुके थे। अब 8वें दिन से दोबारा जी जान से टीम लगा दी गई। इसी दौरान एक और कहानी इस केस में जुड़ती है, जिसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट छिपे थे। जिस सीनियर ऑफिसर के पास इस केस की जिम्मेदारी थी उसने कुछ वक्त पहले बेंगलुरु में एक बड़े चोर को पकड़ा था। उस चोर ने एक घर में करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी चुराई थी। पूछताछ में उसने बताया था कि चोरी के बाद वो कोलकाता भाग गया था। वहीं जाकर उसने एक गहने बेच दिए। 1 जून का मामला था, यानी हत्या के करीब 1 महीने पहले। सीनियर अफसर खुद कोलकाता गए थे और वहां से पूरी ज्वेलरी बरामद कर ली थी। उस वक्त कोलकाता पुलिस के 2 जवान उसकी मदद के लिए लगाए गए थे। उन्हीं में से एक कांस्टेबल लगातार उनसे संपर्क में था। उस चोरी के आरोपी का नाम कार्तिक था, जो उस वक्त बेंगलुरु पुलिस के कस्टडी में था। कोलकाता का वो कांस्टेबल बार बार कह रहा था कि कार्तिक ने कोलकाता में कई चोरियां की हैं और वहां भी लूटा हुआ माल बेचा है। वो चाहता था कि कार्तिक को कुछ दिन के लिए उसे सौंप दिया जाए ताकि वो उससे पूछताछ कर सके, लेकिन बेंगलुरु पुलिस का कहना था कि अभी कार्तिक की उन्हें खुद जरूरत है। उन्हें शहर में कई चोरियों का केस और खुलवाना बाकी था। इसी बात को लेकर दोनों में कई बार फोन पर चर्चा हुई, बहस भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इत्तेफाक से केस का 10वां दिन आ गया। तारीख थी 10 अगस्त। अब तक न जिनसे कोई ठोस मदद मिली थी, न घड़ी से, न सीसीटीवी से। उल्टा एक अलग कातिल पकड़ा गया और एक दूसरा केस सुलझ गया। लेकिन एयरपोर्ट वाला केस वहीं का वहीं खड़ा था। पूरी टीम एक तरफ थकी और परेशान बैठी थी। तभी उसी कोलकाता वाले कांस्टेबल का एक बार फिर से फोन आया। अफसर पहले से ही तनाव में था, अपना केस सुलझा नहीं था, उधर बार बार कार्तिक की बात हो रहा था। इस बार अफसर ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे पास एक और केस है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। एक महिला की हत्या हुई है, लेकिन उसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई है। फोन रखते रखते उधर से आवाज आई, 1 मिनट सर, जरा रुकिए। आपने कहा कि एक लेडी की हत्या हुई है और उसकी पहचान नहीं हो पाई? अफसर ने कहा, हाँ, अभी तक कुछ पता नहीं चला। तभी कांस्टेबल ने बोला, सर, कोलकाता में एक ऐसी लड़की गायब हुई है। उसका नाम पूजा है। वो एक मॉडल है और इवेंट आर्टिस्ट और इवेंट मैनेजर का काम करती है। दिखने में पढ़ी लिखी और अच्छी फैमिली से है। वो जुलाई के आखिरी हफ्ते में लापता हुई है। उसके आगे बताया कि पूजा 27 से 28 जुलाई के आसपास कोलकाता से बेंगलुरु गई थी और इत्तेफाक देखिए, 31 जुलाई को बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास ही एक महिला की लाश मिली थी। उन्होंने तुरंत पूछा, क्या वहां कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है? उधर से जवाब आया, हाँ सर, मिसिंग रिपोर्ट है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला। कांस्टेबल बोला, मैं आपको उसकी कुछ तस्वीर भेजता हूँ, आप देखकर बताइए क्या ये वही लड़की है जिसकी लाश आपके यहाँ मिली है? अफसर ने बिना देर के कहा, भेजिए। उन्होंने तुरंत अपने जूनियर को फोटो निकालने को कहा और निर्देश दिया कि वो तस्वीर उस कोलकाता वाले कांस्टेबल के नंबर पर भेज दे। इसी बीच अचानक उनके मोबाइल पर एक और कॉल आया। एक कॉल एक जूनियर पुलिसकर्मी का था, जिसने जींस और टाइटन वॉच के खरीदारों के लिए ग्रुप बनाया था। उसने बताया कि ग्रुप में किसी आदमी का मैसेज आया है। वो कह रहा है कि ये घड़ी उसने खरीदी है। वो दिल्ली में रहता है और उसने ये घड़ी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदी थी। ये सुनते ही उस पुलिसकर्मी को समझ आ गया कि ये जानकारी तुरंत सीनियर अफसर तक पहुंचनी चाहिए। वो दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और बोला, सर, घड़ी के मामले में एक आदमी का मैसेज आया। उसका नाम अली है। वो कह रहा है कि उसने दिल्ली में एक घड़ी खरीदी थी और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दी थी। अफसर के दिमाग में तुरंत सवाल उठे, गर्लफ्रेंड? उधर कोलकाता से जो लड़की गायब हुई थी उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो शादीशुदा थी। क्या फिर से एक कोई गलत कड़ी तो नहीं है? फिर भी अफसर ने कहा, अली को फोन लगाओ। फोन पर बात हुआ। पूछा गया तो उसने कब घड़ी गिफ्ट की थी? अली ने जवाब दिया, सर, जून जुलाई के महीने में मैंने अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया था।
फिर सवाल आया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? उधर से जवाब आया, पूजा। ये नाम सुनते ही सीनियर अफसर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, क्योंकि ठीक यही नाम कोलकाता के कांस्टेबल ने भी बताया था, पूजा। लेकिन फिर एक बात की उलझन थी। एक तरफ कहा जा रहा था कि पूजा शादीशुदा है, दूसरी तरफ अली कह रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा था। अफसर ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक फोटो भेजता हूँ, देखकर बताना कि क्या ये वही लड़की है जिसे तुमने वो घड़ी गिफ्ट की थी। अब सब इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले कोलकाता वाले कांस्टेबल का मैसेज आया। उसने साफ लिखा, सर यही वो लड़की है जो यहाँ से मिसिंग थी। कुछ देर बाद अली का फोन आया, सर यह वही लड़की है, मेरी गर्लफ्रेंड। नाम, चेहरा सब मैच कर लिया था, लेकिन एक कंफ्यूजन अब भी बाकी थी। सीनियर अफसर ने फिर से कोलकाता पुलिस को फोन किया और सीधा सवाल किया, ये बताइए, ये पूजा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये शादीशुदा थी या कुंवारी? उधर से जवाब आया, सर ये शादीशुदा थी, इसके पति का नाम संदीप है। दोनों की शादी करीब 6 साल पहले यानी 2012 में हुई थी, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते ठीक ठाक नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि पूजा 29 जुलाई को बेंगलुरु गई थी एक मॉडलिंग असाइनमेंट के सिलसिले में। पति पत्नी में काफी झगड़े होते थे और इसी वजह से शक था कि हो सकता है पति ने ही उसे ठिकाने लगा दिया हो। ये सुनते ही बेंगलुरु पुलिस ने कहा, उसके पति पर नजर रखिए, हम भी अपनी टीम भेज रहे हैं। इसके बाद अली को फिर से फोन किया गया। उससे पूछा गया, तुम पहचान तो रहे हो, लेकिन ये बताओ, ये तुम्हारी क्या लगती थी? अली ने कहा, सर ये मेरी गर्लफ्रेंड है। पुलिस ने सीधा पूछा, तुम्हें पता था कि वो शादीशुदा है? अली बोला, हाँ सर पता है, लेकिन उसकी अपने पति से बिल्कुल नहीं बनती थी। अगर उसका डिवोर्स हो जाता तो हम दोनों शादी कर लेते। अब पुलिस और ज्यादा उलझन में थी। एक तरफ उसका पति था जिससे झगड़े होते थे और जिसे अफेयर का भनक भी लगा हो सकता था। दूसरी तरफ अली था जो पूजा से शादी करना चाहता था और जिसके रास्ते में पति एक रोड़ा बन सकता था। ये भी मुमकिन था कि दोनों ने मिलकर कुछ प्लान किया हो। इसी बीच पूजा के घर वालों तक खबर पहुंचाई गई। उसके माता पिता को बेंगलुरु बुलाया गया। जब वो पहुंचे तो उन्हें सीधे मोर्चारी ले जाया गया। वहां लाश दिखाई गई। माँ बाप ने पहचान कर ली, वो उनकी ही बेटी थी। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि एयरपोर्ट के पीछे मिली महिला कोई और नहीं बल्कि कोलकाता की मॉडल पूजा थी। लेकिन ये सिर्फ आधी जीत थी। पहचान हो चुकी थी, पर कातिल कौन था, ये अब भी सवाल बना हुआ था। फिलहाल पुलिस के सामने 2 मुख्य संदिग्ध थे। पहला पूजा का पति जिससे उसका रिश्ता खराब था, दूसरा अली जिसके पास एक संभावित वजह हो सकती थी। अब जब पहचान हो चुकी थी तो पूजा के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल निकाली गई, कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए। हैरानी की बात ये थी कि कॉल डिटेल में न अली के साथ कोई संदिग्ध दिखा न पति के साथ, लेकिन इसी कॉल डिटेल में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले। पता चला कि पूजा जब बेंगलुरु में आई थी तो उसने शहर के एक सहारा होटल में चेक इन किया था। वही उसकी रहने की जगह थी। वो 29 जुलाई को बेंगलुरु पहुंची थी। रिकॉर्ड में ये सामने आया कि होटल में उसने ओला कैब बुक की थी 1-2 बार बाहर जाने के लिए। 31 जुलाई की सुबह उसे करीब 5 बजे होटल से निकलना था। उसकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी। रात को उसने ओला कैब बुक की, बाहर गई और वापस होटल आ गई। जांच में सामने आया कि बेंगलुरु में रहने के उन 2 दिनों में उसने हर बार अलग अलग ओला कैब बुक की थी। उसके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं थी और हर ट्रिप में उसने अपने मोबाइल ऐप से बुक की थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एयरपोर्ट जाने के लिए उसने मोबाइल से ओला बुक न की थी, न किसी कंपनी से बुकिंग हुई थी, जबकि लाश एयरपोर्ट के पास मिली थी। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था, जब गाड़ी बुक नहीं हुई थी तो वो एयरपोर्ट के पीछे कैसे पहुंची? पुलिस की टीम सीधे होटल पहुंची। होटल के नाम सामने आ चुका था। वहां सीसीटीवी फुटेज देखी गई और स्टाफ से पूछा गया कि मैडम यहाँ कैसे आई थी और सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए किस कैब से निकली थी। होटल वालों ने बताया कि रात को वो ओला में आई थी, लेकिन सुबह जब वो निकली तो वही कैब ड्राइवर आया था जो रात को उन्हें छोड़कर गया था और वहीं उन्हें लेकर गया। यहीं पर कहानी अटक गई। सवाल ये था कि अगर वही ड्राइवर आया तो सुबह पूजा ने ऐप में बुकिंग क्यों नहीं की? आमतौर पर हर ट्रिप के लिए ऐप पर बुकिंग करनी पड़ती है। फिर सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से खंगाला गया। साफ दिख गया कि जिसने रात को ड्रॉप किया था वही ड्राइवर ने उसे सुबह पिक किया बिना किसी ऐप बुकिंग के। पुलिस को अंदाजा हुआ कि शायद ड्राइवर ने ऑफलाइन डील की होगी। अक्सर ऐसा होता है कि ड्राइवर कह देता है, मैडम आप ऐप से बुकिंग मत कीजिए, मैं आपको सस्ते में छोड़ दूंगा, आप बस हमें टाइम बता दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। पूजा ने भी शायद यही सोचा होगा कि मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे और उसने मान लिया होगा। अब ड्राइवर का नंबर मिल चुका था। नंबर के जरिए नाम की डिटेल निकाली गई। पता चला कि ड्राइवर का नाम नागेश था
उम्र करीब 22 साल। पुलिस उसके घर पर पहुंची। वो घर पर आराम से बैठा हुआ था। वहीं से उसे उठाया गया और पूछताछ के लिए ले जाया गया। सिर्फ 5 घंटे में पूछताछ में पूरा केस खुल गया। नागेश ने बताया कि पूजा 2 बार उसकी कैब में बैठ चुकी थी। बातचीत और उसके पहनावे से उसे समझ आ गया था कि वो अमीर है, उसके पास ज्वेलरी है, कैश है और एटीएम कार्ड से भी पैसे होंगे। असल में नागेश ने अपने भाई के साथ मिलकर एक गाड़ी ईएमआई पर खरीदी थी, लेकिन ईएमआई भरने के पैसे उसके पास नहीं थे। उसे डर था कि गाड़ी वापस चली जाएगी। यहीं से उसकी नीयत खराब हुई। उसने तय कर लिया कि वो पूजा को लूटेगा। 30 और 31 जुलाई की रात उसने जानबूझकर पूजा से कहा कि सुबह एयरपोर्ट के लिए ऐप बुकिंग मत करना, वो खुद आ जाएगा। वजह साफ थी, वो नहीं चाहता था कि रिकॉर्ड में उसका नाम आए। पूजा ने उस पर भरोसा कर लिया। सुबह करीब 5 बजे पूजा कैब में बैठ गई। ड्राइवर ने कहा कि एयरपोर्ट की तरफ ट्रैफिक रहता है, इंटरनेशनल फ्लाइट की वजह से जाम होता है, इसलिए वो पीछे वाले रास्ते से चलेगा जहां ट्रैफिक नहीं होता। पूजा ने उसकी बात मान ली। रास्ते में उसे हल्की नींद आने लगी। जैसे ही नागेश को लगा कि यही सही मौका है, उसने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। उसने गाड़ी के अंदर से लोहे का रॉड निकाला और पूजा से कहा कि जो भी पैसे और सामान है दे दो। पूजा घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने विरोध किया, कहा कि वो शोर मचाएगी। घबराए हुए नागेश ने उसके सिर पर वार किया। उसके बावजूद पूजा ने दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की। नागेश उसके पीछे दौड़ा। वो पूरी तैयारी में आया था। उसके पास चाकू भी था। उसे 4 बार उस चाकू से हमला किया। इतना सब कुछ होने के बाद वो आराम से अपने घर चला गया। 7-8 दिन बीत गए। उसे लगने लगा कि कोई बुकिंग नहीं की थी, कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा था, इसलिए वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। क्लाइमेक्स में खुद पुलिस भी हैरान थी। इस एक केस के दौरान एक दूसरा मर्डर केस खुल गया। एक पति पर लगातार रेड पड़ती रही। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको खूनी किस्सा की ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसी ही सच्ची और डरावनी क्राइम स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर कहानी सच होती है। मैं हूँ आशुतोष। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहो।